दोस्तों, एक बात सोचिए। अगर आपका पड़ोसी जो आपसे बड़ा भी है, ताकतवर भी है और आपके घर के बाहर आकर बोलने लगे, अपनी जुबान संभालो वरना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो, तो आप क्या करोगे? कुछ लोग डर जाएंगे, कुछ लोग अपनी बात वापस ले लेंगे और कुछ लोग अपने घर के अंदर जाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं और बड़ी मेच्योरिटी के साथ वापस आते हैं। जापान ने एग्जैक्टली यही किया। आज के वीडियो में हम समझेंगे चाइना ने जापान को क्यों धमकी दी, जापान ने क्या किया और इसका क्या मतलब है हम सबके लिए, इंडिया के लिए, एशिया के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। Saurabh Sharma, Unfiltered, Global Affairs, Real Analysis. दोस्तों, मैं आपका सौरभ शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल स्टोरी की जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है एशिया का फ्यूचर और इनडायरेक्ट वे में इंडिया का भी। ये स्टोरी है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर सानाहे ताकाइची की। यह स्टोरी है चाइना के प्रेशर कैंपेन की जो कंप्लीटली बकवास साबित हुआ। और यह स्टोरी एक सिंपल ट्रुथ की, जो डर के झुक जाता है वो खत्म हो जाता है, जो डरता नहीं वो और बड़ा हो जाता है। 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला, ताकाइची ने ऐसा क्या कहा जिसने चाइना को इतना गुस्सा दिलाया। सेकंड, चाइना ने क्या किया और क्या उसका कोई फर्क पड़ा। तीसरा, अब आगे क्या होगा और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। साथ रहिएगा, ये वीडियो आपको काफी कुछ समझा देगा। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। जापान के पास एक नेबरिंग आइलैंड है जिसका नाम है ताइवान। अब ताइवान को लेकर के चाइना का एक फिक्स्ड पोजीशन है। ताइवान हमारा है, ये चाइना का हिस्सा है, कोई भी ताइवान को इंडिपेंडेंट देश ना माने। और जापान के पास एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अपना खुद का नो वॉर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मतलब जापान ऑफिशियली एक पैसिफिस्ट देश है। पैसिफिस्ट मतलब जो एंटी वॉर में बिलीव करता हो। अपनी आर्मी को ऑफिशियली सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं, आर्मी नहीं। अब इन सबके बीच अक्टूबर 2025 में जापान की पीएम बनती है ताकाइची। ये कोई ऑर्डिनरी नेता नहीं है, ये जापान के सबसे ज्यादा हॉकिश मतलब स्ट्रॉन्ग नेशनल डिफेंस बिलीवर लीडर है। ये लेट शिंजो के काफी करीब, प्रो ताइवान और क्लियर स्पीकर है। 7 नवंबर 2025 को जापान की पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया, अगर चाइना ने ताइवान पर मिलिट्री अटैक किया तो जापान क्या करेगा। पहले के प्राइम मिनिस्टर्स यहां पर डिप्लोमेटिक जवाब देते थे, बातें गोल गोल घुमाओ और कंट्रोवर्सी अवॉइड करो। पर ताकाइची ने सीधा बोला, अगर चाइना ने ताइवान पर वॉरशिप्स और मिलिट्री फोर्स यूज किए तो यह जापान के लिए सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। अब ये फ्रेज सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक लीगल ट्रिगर है। इसका मतलब है जापान अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है इवन इफ जापान पे डायरेक्टली अटैक ना हुआ हो। सिंपल हिंदी में बोले तो ताकाइची ने कह दिया, ताइवान पर अटैक मतलब हम भी इन्वॉल्व होंगे। चाइना के लिए ये एक रेड लाइन क्रॉस करना था। सोचिए, 80 साल में किसी जापानीज पीएम ने ऐसा नहीं कहा। ताकाइची ने कहा पार्लियामेंट में रिकॉर्ड पर। बेजिंग का रिएक्शन ऑब्वियसली फ्यूरियस रहेगा। अब चाइना के पास एक टूल किट है जिसे चाइना यूज करता है जब वो किसी को धमकाना चाहता है। हम इसको समझते हैं 3 पार्ट्स में। पहला, इकोनॉमिक प्रेशर। उसमें सबसे पहले आता है रेयर अर्थ्स। ये रेयर अर्थ मटेरियल्स क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपके फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल्स एंड सेमीकंडक्टर्स में हैं। इन शॉर्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बैकबोन। चाइना के पास दुनिया के रेयर अर्थ प्रोडक्शंस का रफली 60 to 70% कंट्रोल है।
चाइना ने जापान के डिफेंस इंडस्ट्री से कनेक्टेड 20 जापानीज कंपनीज पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। फिर आता है सी फूड बैन, जो कि वापस लग गया, जो पहले फुकुशिमा वाटर रिलीज कंट्रोवर्सी में लगा था। एंड लास्ट, चाइनीज टूरिस्ट के लिए जापान ट्रैवल एडवाइजरी, यानी चाइनीज लोग जापान मत जाओ। ये सारे मूव्स का एक मैसेज था, जापान तुम्हारा इकोनॉमी हमसे कनेक्टेड है, समझे। सेकंड आता है डिप्लोमेटिक प्रेशर, डिप्लोमेसी में शेमिंग। फरवरी 2026 में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था, दुनिया के बड़े नेता वहां मिलते हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग ने वहां खुल के बोला, 80 साल में पहली बार किसी जापानीज पीएम ने ऐसा कहा है, ये चाइना की सोवरेनिटी का डायरेक्ट वायलेशन है। वॉशिंगटन में चाइना के एम्बेसी ने आर्टिकल्स पब्लिश किए, अमेरिका और चाइना को मिलके जापानीज मिलिटरिज्म की वापसी रोकनी चाहिए। मैसेज क्या था? जापान को इंटरनेशनली एम्बैरेस करो एंड आइसोलेट करो। तीसरा है ऑनलाइन प्रेशर, सोशल मीडिया। चाइना लिंक्ड अकाउंट्स ने जो स्पैमोफ्लैज नेटवर्क से कनेक्टेड थे, इलेक्शंस के बाद थाकाइची को डायरेक्टली ऑनलाइन टारगेट किया, पर्सनल अटैक्स, मिस इन्फॉर्मेशन एंड उनके अगेंस्ट नैरेटिव बिल्डिंग की। अब दोस्तों यहां पे मुझे रुक के एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी है। ये पूरा प्रेशर कैंपेन इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, ऑनलाइन कंप्लीटली फेल हो गया। ऐसा क्यों? इसके दो रीजंस हैं। पहला, जापान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। 2010 में चाइना ने जापान के साथ एक डिस्प्यूट के दौरान रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कट कर दिया। तब जापान को बहुत तकलीफ हुई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रेयर अर्थ सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जाए और 2025 तक जापान की चाइना पे रेयर अर्थ डिपेंडेंसी 90% से घट के 60 to 70% हो गई। मतलब दर्द था, लेकिन गेम चेंजर नहीं था। सेकंड, पब्लिक रिएक्शन उल्टा हो गया। दोस्तों सोच के देखो, अगर कोई तुम्हारे दोस्त पे बाहर से प्रेशर डाल रहा हो तो तुम अपने दोस्त का साथ दोगे या उसे छोड़ दोगे? जापान के लोगों ने एग्जैक्टली यही फील किया। चाइना के एग्रेसिव मूव्स ने जापानीज पब्लिक को यह कन्विंस कर दिया कि थाकाइची सही थी, चाइना से डरना सही नहीं है। और एक 2025 सर्वे के मुताबिक सिर्फ 13% जापानीज लोग चाइना को फेवर करते थे, जो कि बहुत लोएस्ट फिगर है। और फिर 8 फरवरी 2026 को जापान में इलेक्शन हुई एंड रेस्ट इफ यू नो यू नो। थाकाइची की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीती 316 सीट्स, लोअर हाउस में 2/3 सुपर मेजॉरिटी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी जापानीज पार्टी की सबसे बड़ी जीत। और थाकाइची की कैबिनेट अप्रूवल रेटिंग इलेक्शन के टाइम पे 75% थी। एक तरफ चाइना प्रेशर बना रहा था और दूसरी तरफ जापान के लोग थाकाइची को अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी दे रहे थे। ये सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं था, ये एक मैसेज था जापान के लोगों के तरफ से कि हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। और जियोपॉलिटिक्स में इसका एक नाम है, बैकफायर इफेक्ट। जब तुम किसी डेमोक्रेटिक देश पे प्रेशर डालते हो तो अक्सर वो देश और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाता है। लोग रैली करते हैं अपने लीडर के बिहाइंड। चाइना ने ये मिस्टेक की और अब उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे, चाइना के लिए सिचुएशन क्या है। शी जिनपिंग के सामने एक डिफिकल्ट चॉइस है। पहला, जापान से एंगेज करो बिना कोई कंसेशन के, लेकिन तब डोमेस्टिकली वीक लगोगे। सेकंड, प्रेशर बनाए रखो, लेकिन इससे जापान और अमेरिका के बीच अलायंस और स्ट्रांग होगी।
फिलहाल कोई इजी एग्जिट नहीं है। और जापान के लिए सिचुएशन क्या है? ताकाइची के पास हिस्टोरिक मेजॉरिटी है और 2028 तक कोई इलेक्शन भी नहीं है। वो अब अपना एजेंडा पुश कर सकती है, पर वो एजेंडा क्या है? जापान एक नई नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज बना रहा है। डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल्स डेवलप किए जा रहे हैं। आर्म्स एक्सपोर्ट रूल्स रिलैक्स हो गए। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, जापान जो ऑफिशियली पैसिफिस्ट देश था, वो अब डिलिबरेटली एक मिलिट्री पावर बन रहा है। और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया और जापान पहले से क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के पार्टनर्स हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन जब जापान मिलिट्री रूप से और ज्यादा कैपेबल और असर्टिव बनता है, तो इंडिया के लिए ये स्ट्रैटेजिकली बेनिफिशियल है। एक स्ट्रॉन्ग जापान का मतलब है चाइना के लिए एक और फ्रंट जिसको मैनेज करना पड़ेगा। इंडो पैसिफिक में एक और रिलायबल पार्टनर। और एक बात, ताइवान ये पूरे स्टोरी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। अगर चाइना ये सोच रहा है कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नैरो हो रही है, जापान रीआर्मिंग हो रहा है, यूएस अलायंस स्ट्रांग हो रही है, तो क्या बीजिंग का ताइवान के बारे में कैलकुलेशन चेंज हो सकता है? ये वो सवाल है जिसको हर स्ट्रैटेजिस्ट पूछ रहा है और इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। दोस्तों, एक बार फिर पूरी स्टोरी को समराइज करते हैं। नवंबर 2025 ताकाइची ने ताइवान पे सीधा स्टेटमेंट दिया। चाइना फ्यूरियस हो गया और चाइना ने इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और ऑनलाइन प्रेशर डाला। जापान के लोगों ने इंटिमिडेट होने के बजाय ताकाइची को हिस्ट्री की सबसे बड़ी मेजॉरिटी दी और जापान मिलिट्री पावर बन रहा है। चाइना के पास कोई इजी ऑप्शन नहीं है। एशिया का पावर शिफ्ट हो रहा है और इस पूरी कहानी में एक सबसे बड़ी सीख है, प्रेशर तब काम करता है जब सामने वाला डर जाए। जब डर नहीं तो प्रेशर उल्टा पड़ता है। चाइना ने जापान को डराया, पर जापान डरा नहीं बल्कि और बड़ा हो गया। ये जियोपॉलिटिक्स का एक टाइमलेस ट्रूथ है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, जो दोस्त वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्टेड है उन्हें शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पर हम रेगुलरली आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।